जय हिंद अनुपम तिवारी सर। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। Jai Hind Rajesh ji, very good morning and it is always a pleasure talking to you on different issues. Thank you so much मुझे थैंक यू बुलाने सर, के लिए। आपने समय दिया। बड़े अहम इशू पर मैंने बातचीत आपके साथ करनी थी, तो इसलिए मुझे लगा कि आपसे वक्त लूं। को लेकर मैंने थोड़ी बातचीत आपके साथ करनी है। हमने अमेरिका से अपाचे खरीद लिए हैं, कुछ आ चुके हैं, कुछ का आना बाकी है। लेकिन इसी बीच कल खबर आई कि साउथ कोरिया ने अमेरिका से 30 के आसपास अपाचे लेने थे, उस डील को उसने कैंसिल कर दिया और कहा कि अब हेलीकॉप्टर की उतनी उपयोगिता नहीं रह गई है, क्योंकि अब एयर टू एयर मिसाइलें आ चुकी हैं, जमीन से एयर पे हमला करने वाली मिसाइलें आ चुकी हैं, मैनपॉड आ चुके हैं, जहां पर आप कंधे पर रखकर जो है किसी भी हेलीकॉप्टर को निशाना बना सकते हैं। तो ये जो अपाचे वाला फैसला है भारत का, इसे आप कैसे देखते हैं और कितना कारगर साबित होगा, या हमने एक चूक कर दी है सर? देखिए राजेश, अगर हम आज के मॉडर्न वॉरफेयर को देखें तो निश्चित तौर पर कोरिया का आकलन सही है। अब जिस तरह की लड़ाइयां हो रही हैं उनमें अटैक हेलीकॉप्टर्स का कोई स्थान नहीं बनता है, क्योंकि अटैक हेलीकॉप्टर्स अपनी एक स्लो मूविंग स्पीड से चलते हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स जल्दी से नजर में आ जाते हैं और युद्ध के दौरान यही जो उनकी स्थिति है वो उनको बहुत वल्नरेबल बना देती है, यानी कि बहुत आसानी से वो निशाना बनाए जा सकते हैं। ऑटोमेटेड जो वेपन्स हैं बहुत कम संख्या में इन हेलीकॉप्टर्स में रखे जा सकते हैं, लेकिन अगर हम भारत के लिए उपयोगिता की बात करें तो जी। भारत को सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ना है राजेश जी। जी। भारत के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। भारत के अंदर नक्सलिज्म है, भारत के अंदर पूर्वोत्तर राज्य लगातार जलते रहते हैं, आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, तो ये अटैक हेलीकॉप्टर्स इस तरह की प्रॉब्लम्स को कंटेन करने में ज्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं, जहां पर दुश्मन के पास वो सब चीजें नहीं है जो कि एक दूसरे देश के पास हो सकती हैं। तो जब सीमाओं पर युद्ध होते हैं तब वहां पर अपाचे हेलीकॉप्टर हो या कोई भी मॉडर्न अटैक हेलीकॉप्टर हो, अब वो बीते जमाने की बात हो चुके हैं, क्योंकि हमने देखा है अभी जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं वहां पर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें दागी जा रही हैं। जी। अभी हमने इसराइल ईरान वॉर देखा है, वहां पर ईरान ने हजारों किलोमीटर दूर से मिसाइल दागी। वहां पर आपके पास कितने भी अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर्स हो, फाइटर जेट्स हो, उनका कोई स्थान नहीं रहा था। जब आप हाइपरसोनिक मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स की का उपयोग करते हैं तो उसमें हेलीकॉप्टर्स क्या करेगा, इवन आपके फाइटर जेट्स भी एक हद तक ही कामयाब हो पाएंगे। जी। तो मुझे लगता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए अभी भी हमें अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है, क्योंकि अभी हम नक्सलिज्म को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए हैं। अभी हमारे पास कुछ अलग अलग इलाकों में कुछ नए नए तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, उनको हम अगर एड्रेस करना चाहें तो वहां पर ये हेलीकॉप्टर बेहतर भूमिका निभा सकते हैं, और रेस्क्यू मिशंस में भी इस तरह के हेलीकॉप्टर भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन हाँ, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब इनकी उपयोगिता सीमित है तो इनको हम कितनी संख्या में लें और कितने दाम में लें, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कोरिया ने किया, निश्चित तौर पर कोरिया की समस्याएं दूसरी तरह की है। कोरिया को नॉर्थ कोरिया के तानाशाह से लड़ना है, उनकी सेनाओं से लड़ना है, जो कि बहुत ही जी। अनप्रेडिक्टेबल है और जिनके पास परमाणु बॉम्ब है, जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो साउथ कोरिया के साथ ये दिक्कत है कि उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, लेकिन उनको अगर लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो इस तरह के दुश्मन से लड़नी पड़ेगी। वहां पर अटैक हेलीकॉप्टर का कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता है, फाइटर जेट्स का बहुत सीमित इस्तेमाल हो सकता है। वहां पर जी। आपको मॉडर्न वॉरफेयर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआई और इन तमाम चीजों का उपयोग करना पड़ेगा। सैटेलाइट वॉरफेयर करना पड़ेगा, साइबर वॉरफेयर करना पड़ेगा। इन सब चीजों का एक जब समुचित उपयोग कर लेंगे तब आप अपने दुश्मन को हरा सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि भारत के लिहाज से अटैक हेलीकॉप्टर्स की अभी भी आवश्यकता है, लेकिन हाँ, उनकी उपयोगिता को देखते हुए और सीमित जरूरतों को देखते हुए उनकी संख्या में कमी करी जा सकती है और उनको एक बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है सर। लेकिन अगर मैं आपसे F-35 पर आपकी राय लेना चाहूं, जिस प्रकार से केरला में लगभग 1 महीने से F-35 पड़ा हुआ है और ब्रिटेन के भी इंजीनियर्स की टीम वहां पर पहुंची है, लेकिन वो भी उसको ठीक नहीं कर पा रही है। ये वही F-35 है जिसे डोनाल्ड ट्रंप भारत को बेचना चाहते थे, और लगभग मेरे ख्याल से 14-15 देश इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो F-35 क्या वाकई में, क्या कैसे हम देखें जब उसके फॉल्ट को ही जो देश यूज कर रहा है वो ठीक नहीं कर पा रहा था सर? देखिए राजेश, एक चीज आप मानिए कि F-35 हो या कोई भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर हो, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा उन्नत होती है कि सामान्य तरीके से एक अलग देश की कंडीशन में उनको रेक्टिफाई कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जी। इनमें जो लगने वाली चीजें हैं, जो लगने वाले पार्ट्स हैं, वो आपको ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से यानी कि लॉकहीड मार्टिन से ही लाने पड़ेंगे, और बार बार उन सामानों का यहाँ पर लाना ले जाना ये एक लॉजिस्टिकल रूप से बहुत दुष्कर कार्य होता है।
तो F-35 की जहाँ तक बात है, जो केरला में खड़ा हुआ है, तो उसमें कई सारे सवाल उठे हैं और एक बार शायद हम लोग बात भी कर चुके थे कि इसके बिल्कुल। पीछे वो हथियार लॉबी भी हो सकती है, जो कि F-35 को नहीं बिकने देना चाहती है। इसके अंदर कुछ समस्याएँ इंटरनल भी हो सकती हैं और हो सकता है कि अमेरिका या ब्रिटेन ये भी कोशिश कर रहे हों कि भारत तक वो टेक्नोलॉजी ना पहुँचे किसी तरह से, कि भारत रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने 5th जनरेशन फाइटर में उनका उपयोग ना कर ले। तो बहुत सारी चीज़ें पैरेलली चल रही हैं। लेकिन जो हमारा मेन विषय है कि 5th जनरेशन फाइटर हो या फिर अभी जो 6th जनरेशन की चाइना बात कर रहा है कि वो उधर जा रहा है बनाने के लिए, ये बेसिकली चीज़ क्या है? ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है जिसमें आप जी, फाइटर जेट के साथ आप पूरी की पूरी अपनी साइबर टेक्नोलॉजी, अपनी एआई टेक्नोलॉजी और जितने भी मॉडर्न चीज़ें हैं, उन सबको आप इकट्ठा कर देते हैं। ये ओके, कह देना कि ये एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जिनको रडार से देखा ही नहीं जा सकता है, ये गलत बात है। क्योंकि जब हम बात करते हैं F-35 हो या कोई ठीक भी है 5th सर। जनरेशन फाइटर हो, जब वो प्रोग्रेस कर रहे हैं तो साथ-साथ दुनिया भर के एयर डिफेंस सिस्टम्स, दुनिया भर के रडार सिस्टम्स ये भी तो प्रोग्रेस कर रहे हैं, इनकी भी जनरेशन चेंज हो रही है। अभी हम 5th जनरेशन फाइटर नहीं बना पाए हैं राजेश जी, लेकिन भारत जिन रडार्स को ऑपरेट करना शुरू कर चुका है डीआरडीओ के मार्फत, वो 5.5 जनरेशंस के रडार्स हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि हमने या पूरी ओके, दुनिया ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर रखा है और इसी वजह से ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है, ये इसकी जो एक कहते थे ना कि ये असीमित संभावनाओं के साथ है, वो चीजें अब नहीं रह गई हैं। F-35 हो, Su-57 जी, हो, इन सब के लिए भी हम ये कह सकते हैं कि ये देखे जा सकते हैं। लेकिन हाँ, इस चीज को हम नहीं नकार सकते हैं कि इन एयरक्राफ्ट के अंदर बैठने वाले पायलट्स को जितनी सहूलियत, जितनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद मिलती है, वो पिछले एयरक्राफ्ट में नहीं मिला करती थी और उससे पायलट का काम आसान हो जाता है। बहुत सारी चीजें 80% तक चीजें ऑटोमेटेड हो जी, चुकी हैं एआई की वजह से। ये खुद अपने थ्रेट्स को सेंस करता है और खुद अकॉर्डिंगली उसको कैसे टैकल करना है वो एयरक्राफ्ट खुद डिसाइड करता है, यानी कि चलता फिरता एक हाईटेक कंप्यूटर है और बहुत कम ओके, चीजों के लिए इसको इसको इंसानी इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। जितना जरूरत पड़ती है उसके लिए पायलट वहां पर बैठा रहता है। तो बाकी सब चीजें नकार सकते हैं कि भाई इनकी जो जिस तरह बढ़ा चढ़ा कर इनको पेश किया गया था वैसी कोई इनकी जरूरतें नहीं है और जिस तरह से वॉरफेयर चेंज हो रहा है, जिस तरह से हम ऑटोमेटेड वेपन्स की तरफ जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 10 साल बाद कोई फाइटर जेट्स को याद भी रखेगा। फाइटर जेट्स जी, एक बीते जमाने की बात हो चुकी है, जिस तरह से आज हम तलवार, धनुष और गदा और भाला ये सब पढ़ते हैं बिल्कुल। कि कभी इनका उपयोग होता था। इसी तरह से फाइटर जेट्स का भी अब उपयोग धीरे-धीरे बंद हो जाएगा। अब हम हमारा फ्यूचर है एआई, हमारा फ्यूचर है ड्रोन्स। चलिए और मिसाइल्स भी मुझे लगता है कि काफ़ी किफ़ायती साबित हो रही हैं।